आप सभी को जिस प्रकार इंतजार था वो घड़ी आ गई। हम आग्रह करते हैं अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी से, अपने माननीय क्षेत्रीय विधायक सावंत जी से, लोकसभा प्रभारी जी से, माननीय मंत्री जी से, अंगद जी से, वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को गला भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। आप सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अब हम बिना किसी भूमिका के आपके चहेते, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के भविष्य दिनेश रावत को क्या आग्रह करते हैं कि आवे चुनावी सभा के पर हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, औसानेश्वर महादेव की। आज बाबा औसानेश्वर महादेव की पावन भूमि पर हिंदू हृदय सम्राट और भारत के भविष्य उत्तर की दिशा और दशा बदलने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हमारी विधानसभा और हमारे क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद देने के लिए पहली बार आए हैं। इसके लिए मैं अपने सभी सम्मानित जनमानस की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर बैठे इस लोकसभा की प्रत्याशी माननीय राजरानी रावत जी, माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक रावत जी, माननीय श्री अंगद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और सभी हमारे पास प्रमुख साथी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, सभी जितने लोग बैठे हैं मंच पर, सभी लोगों ने बहुत मेहनत से इस व्यवस्था को दुरुस्त किया है। चेयरमैन और सुंदरलाल दादा के सुपुत्र पंकज जी, सुशील पटेल जी, सुनील जी, रामदेव जी, सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथियों, जिस तरह से हमारे छोटे आह्वान पर आज यहाँ उठा है, जितनी संख्या यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल 1 घंटा पहले आ गया, जिससे ज्यादा संख्या 8 घंटे आ रही है। मैं छोटे से निवेदन पर आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सभी क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछने के लिए आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय की बात करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। भारत माता की जय। अब हम आमंत्रित करते हैं इस चुनावी सभा की सेनापति, इस जनपद की प्रथम नागरिक आदरणीय राजरानी रावत जी को वो आए और इस चुनावी सभा पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजरानी रावत जी।
आदित्यनाथ जी वो आए और इस लड़ाई सभा पर हम सबका मार्गदर्शन करें और सच्ची मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देवादिदेव महादेव, मोदेश्वर महादेव, पिंगलेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बाराबंकी संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैदरगढ़ के सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मौर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सांसद बाराबंकी श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, हैदरगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री दिनेश रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने साबित कर दिया है कि हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है। इतनी सुबह आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और आज 96 और सीटों पर मतदान होगा। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, ये वैसे ही नहीं है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं।
और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों और भाइयों, नौजवान पलायन करता था और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर, जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं। इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और यह भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं, उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर हैं। कौन नहीं जानता इनके कारनामों को। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी लूट खसोट करने की। हर जगह इन्होंने लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास बाराबंकी में आया हूं, बाराबंकी लोकसभा सीट पर आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम कर रही है, सुरक्षा भी दिलाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और यही नहीं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी बनाने का काम कर रही है। और
और इस सब से बढ़कर के बहनों और भाइयों, विकास है तो विरासत को भी संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। ये लोग क्या कहते थे, आज भी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता क्या कहते हैं? कहते हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। इस समाजवादी पार्टी का महासचिव भी यही कहता है, कहता राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। जब इनकी सरकारें थी तब क्या कहते थे? कोई कहता था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई कहते थे राम हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हुए? तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे। और इसके बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। आप मुझे बताओ, क्या राम द्रोही को हमारा वोट जाएगा क्या? जाना चाहिए क्या? हमने तो राम को राष्ट्र का पर्याय माना है। और बहनों और भाइयों, जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? और हम तो इस बात को हमेशा से विश्वास करते रहे हैं कि हो ही वही जो राम रसी था। और इसलिए प्रभु राम की भी इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ना। ये जो परिवर्तन आया है, विकास का, सम्मान का, सुरक्षा का, गरीब कल्याण का और आस्था के सम्मान का भी, यह मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण संभव हो पाया है। अन्यथा बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस का बस चलता, एक कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या यह सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से एक हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी? इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने की छूट हम कांग्रेस को नहीं देंगे, तब जाके आरक्षण मिलता है। ये सपा और कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं ना,
ये सफेद झूठ है। सच्चाई यह है ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण पर सेल लगाने का काम इन लोगों ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको सेल नहीं लगाने दिया, अन्यथा यह आपका अधिकार मुसलमानों को सौंप देते। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा ही था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज भी कांग्रेस यही कह रही है, कांग्रेस आज भी कह रही है। यानी श्री राहुल गांधी का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में हटा देंगे। अरे 65 वर्षों तक देश में शासन किए, तब तो कुछ किए नहीं, और आज एक झटके में कैसे हटा देंगे। एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि एक झटके में हटा देंगे, कहा इसके लिए क्या करेंगे। उसने कहा हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उसमें विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा कांग्रेस और सपा के गुंडे जबरदस्ती ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और उसको हड़पने का काम एक कांग्रेसी लोग करेंगे। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आपको सुरक्षा भी दे रही है। आपने देखा विरासत का सम्मान भी कर रही है, विकास भी करा रही है। अयोध्या धाम कितने लोग गए हैं? वाह, आपके तो पड़ोसी है भगवान राम, आप तो गए हैं। अयोध्या का विकास आपने देखा ना? नई अयोध्या अच्छी लग रही है ना? और ऐसे ही विकास, जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है, ऐसे ही हम लोग महादेवा का भी विकास करने जा रहे हैं। पूरा स्वीकृति कर दी गई, सब कुछ कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। हमने सतीश शर्मा को इसी कार्य के लिए लगाया हुआ है। बहनों भाइयों, यह काम केवल भाजपा कर सकती है। एक तरफ अपने आराध्य देवों के और महापुरुषों को सम्मान देने का काम, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, घर घर में राम नाम का संकीर्तन है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का भी राम नाम सत्य है कि अपराधी साथ अब आप देखो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का सहानुभूति कभी गरीब के साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा। इनकी सहानुभूति तो माफिया के प्रति है, माफिया के प्रति। बहनों और भाइयों, ये वही समाजवादी पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन पर इस समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए थे, और अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता उसके घर पहुंचे हुए थे। इनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, इनकी सहानुभूति तो माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है। और जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेल लगाया है, जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, एक कांग्रेस और सपा का जो इंडी गठबंधन है, इसकी जमानत जब्त करवा दीजिए। जमानत जब्त करवाएंगे, लेकिन पंचम चरण में आपको ही वोट देना है। श्रीमती राजरानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको विजयी बना के भेजेंगे। घर घर जाना होगा, जाएंगे, एक एक
वोट को कमल खिलाने के लिए आह्वान करना होगा, करेंगे? सभी लोग सहयोग करेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम अपने जनपद के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री हार्दिक मौर्य से आग्रह करते हैं और आए। धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सम्मानित विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं